हैं। मेरे साथ नरेंद्र मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता तो हैं ही, लेकिन इस मामले में शामिल भी हैं, पिटिशनर भी हैं और बारीकी से इस पूरे मामले को सुन रहे थे। इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तब भी वो सुनवाई में मौजूद थे। चर्चा कर लेते हैं कि ग्राउंड पर ये पूरा केस अब कैसे चल रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड इसके मायने क्या है और ये मुश्किलें किसके लिए खड़ी करने वाला है। सर देखिए, जो 700 पेजेस का इनका पीडीएफ है वो 2 वॉल्यूम में है। उसकी डेटास जो दिए गए हैं वो सारे डेटा पूरी तरीके से मैच नहीं कर पा रहे हैं। मैच करने के 4 स्टेप्स दिए गए हैं। पहला, व्यक्ति का नाम क्लियर होना चाहिए। दूसरा, व्यक्ति का डिटेल्स क्लियर होना चाहिए। तीसरा, उसका अकाउंट डिटेल्स क्लियर होना चाहिए। चौथा, वो किस पार्टी को दिया है, इलेक्टोरल बॉन्ड किसको उसने सबमिट किया है, वो भी क्लियर होना चाहिए। यानी बायर बोरोवर्स की जो डिटेल्स है पूरी तरीके से डिस्क्रिप्शन में क्लियर होनी चाहिए। जो इन्होंने डेटा दिया है बहुत जगह पर सिर्फ और सिर्फ नाम दे दिया और इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए ये बस दिया है, उसकी पूरी डिस्क्लोज नहीं किया है उसने। यानी वो किससे लिया गया, किसको दिया गया, यह पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसी के साथ में जो आप लोगों ने देखा है 11 मार्च का कोर्ट का ऑर्डर था, उस ऑर्डर्स में कंप्लाइंस को लेकर के था और हम लोगों ने कंटेम्प्ट केसेस जो फाइल किया था उस कंटेम्प्ट का ऑर्डर था। उसमें ये चीज़ को लेकर के ऑनरेबल कोर्ट ने यह नहीं लिखवाया था कि उसका पेज नंबर और उसके साथ में जो उनकी मैचिंग है वह भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से स्पष्ट होनी चाहिए। तो वह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जो डेटा आया, स्टेट बैंक ने जो डेटा अपना दे करके अपने कोर्ट में अपना एफिडेविट फाइल किया, उस डेटा के साथ में पिटिशनर्स के रूप में हम लोगों को जो सारी चीज़ें आई उनमें से क्लियरेंस नहीं था। जिस क्लियरेंस को लेकर के सबका क्वेश्चन यही था, तो उसको लेकर एक एमए फाइल की गई। एमए मिसलेनियस एप्लीकेशन उसको हम लोग कहते हैं। एमए किस चीज़ को लेकर के थी कि जो इलेक्शन कमीशन को डेटा दिया गया है, जो भारत देश की पूरी जनता के पास में डेटा पब्लिश किया जा रहा है, उस डेटा में पूरी तरीके से क्लियरेंस नहीं है। तो क्लियरेंस नहीं होने के 4-5 जो बिंदु हैं, उन 4-5 बिंदुओं के बारे में स्पष्टीकरण के साथ में यह डेटा डिस्क्लोज होना चाहिए। अब उसमें पहला, व्यक्ति का नाम क्लियर होना चाहिए। दूसरा, बैंक डिटेल्स क्लियर होनी चाहिए। तीसरा, जो बैंक से दिया गया है वो क्लियर होनी चाहिए। चौथा, किस पार्टी को दिया गया वो भी क्लियर होना चाहिए। जिसके साथ में एक हम अब आपसे दूसरा, इसी में दूसरी पॉइंट की बात कर रहा हूँ। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों को कई हज़ारों करोड़ का टेंडर दिया गया है। बहुत सारी कंपनियों ने पहले इलेक्टोरल बॉन्ड लिया और उसके बाद स्पेसिफिक रूलिंग पार्टी को दिया, उसके बाद उनको बड़ी बड़ी चीज़ों का फ़ायदा पहुंचाया गया है इनडायरेक्टली तरीके से। ये सारी चीज़ें हम लोग मैच नहीं कर पा रहे थे, वेरीफाइड नहीं कर पा रहे थे, जिसको लेकर के भी ये एप्लीकेशंस फाइल की गई थी कि इन सारी चीज़ों को डिस्क्लोज करने में हमें आपको सबको दिक्कत हो रही है, समझने में दिक्कत हो रही है। प्रत्येक जनता को यह से नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा पैसा किसका है, कौन सा किस व्यक्ति ने लिया, किस पार्टी को दिया है। यह चीज़ पूरी तरीके से स्टेट बैंक ने छुपाने की कोशिश किया है। इसी के साथ में एक दूसरा मुद्दा भी मैं बात करना चाहता हूँ, ध्यान रखना है, वो आज के मैटर से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए मैं इसकी भी डिस्कशन कर रहा हूँ आपसे। बहुत सारे लोगों ने हमें फ़ोन किया, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, जिसकी 18,000 के आसपास में इलेक्टोरल बॉन्ड की डेटा आ गई थी, जिसमें से कुछ उसमें रिमेन पार्ट बचे थे, जिसको लेकर के हम लोगों ने यह बोला था कि ये लगभग जो 22,000 कुछ डेटा है वह सबका सब एक साथ में आना चाहिए। इससे देश के प्रत्येक जनता को यह चीज़ें सारी सुनने को मिले, देखने को मिले, प्रत्येक डिस्क्रिप्शन शुरू हो, एनालिसिस शुरू करे। लोग और जर्नलिस्टों के पास भी मुद्दे होने चाहिए कि देश की रूलिंग पार्टी न्यूज़, जो छोटी न्यूज़ है या बड़ी न्यूज़ हो। बड़ी न्यूज़ का मतलब यह है कि जो यूट्यूबर्स हैं, जो देश के हित में यह बताने की कोशिश करते हैं कि 2 रुपये वाला मुद्दा ज़्यादा ठीक है कि कई हज़ारों करोड़ का जो भारत देश का स्कैम है वह ठीक है। तो इसके आधार पर आप पूरे भारत देश के लोग समझ सकते हैं कि कौन सी न्यूज़ फ्रंट मीडिया है और कौन सी भारत देश की बैकफुट की मीडिया है। यह आपके माध्यम से मैं बोलना चाह रहा हूँ। इसमें यूट्यूबर्स और जो छोटे मीडिया चैनल्स तो अब मैं नहीं कह सकता, उनके मुद्दे बहुत लाजवाब हैं और जिस तरह से वो बेचारे 12 बजे रात, 1 बजे रात तक मेहनत कर रहे हैं, वह मेहनत कहीं ना कहीं यह दिखाती हुई साबित कर रही है कि देश के हित के लिए एक एक चीज़, जैसे चुनाव में खबरें चलती हैं, सुबह से 5 बजे से बैठ जाते हैं कि अब ये वाला पोलिंग आने वाली, ये वाली पोलिंग आने वाली। मैं तो कल रात को देखा हूँ सारे न्यूज़ चैनलों को मतलब जो हमसे जुड़े हैं या यूट्यूबर्स बेचारे जुड़े हैं,
वो सारे लोग रात भर इस चीज़ों को डिस्क्रिप्शन करते रहे कि फला कंपनी ने इतना पैसा दिया इस पार्टी को, इसके बावजूद में उसको इतना फंडिंग दी गई है। तो ये फंडिंग दी गई पर उनका डेटा नहीं मैच कर रहा था, उनका पेज नंबर्स नहीं मैच कर रहा था। कहीं हाथ कहीं और है उस PDF का, तो पैर कहीं और है उस PDF में, तो डेटा कहीं और है उस PDF में। तो वो सारा का सारा पूरा डिटेल्स एक साथ में क्लियर होना चाहिए। इस चीज़ को लेकर के भी कोर्ट ने डायरेक्शंस दिया है कि आप जो है इन सारी चीज़ों को लेकर के 17 तारीख तक में आपको सारी चीज़ों को देना है। और 18 तारीख को यह मैटर को फिर से लिस्ट कर दिया है कि भारत देश का प्रत्येक नागरिक को यह डेटा इलेक्शन कमीशन के थ्रू हमें दे करके इसके बारे में पूरी तरीके से बताएंगे। जी मिश्रा जी, इतनी बड़ा घोटाला, इतनी बड़ी खबर, लेकिन इस पर मीडिया की चुप्पी, जो सबसे बड़ी मीडिया कहलाती है, जिम्मेदारी मीडिया कहलाती है, उसकी चुप्पी के मायने क्या है? देखिए, ये चुप्पी तो आपको पता है कि जिस कंपनियों के ये मीडिया चैनल सारे हैं उनके ही मालिकों का भी नाम है उसमें शामिल है, जिसमें अडानी का भी नाम आया है, हमारे पास सोशल मीडिया के थ्रू आ रहा है। और भी बहुत सारे मीडिया चैनल्स के जो ऑनर्स हैं उनके भी नाम मेरे पास आ रहे हैं। तो वो फंडिंग के बारे में बहुत सारे लोगों के जो नाम आए हैं उन नामों के बारे में वो कैसे डिस्क्लोज कर दें, क्योंकि हम लोगों की अब अगली प्रेयर होने वाली है। मैं आपके माध्यम से पूरे देश से बोलना चाहता हूँ, अगली प्रेयर हमारी होगी सुप्रीम कोर्ट से कि इन सारे लोगों के जितने भी पासपोर्ट वीज़ाज़ हैं सबको सीज किया जाए, क्योंकि इन लोगों ने भारत देश में बहुत बड़े लेवल पर स्कैम किया है। ये कहीं भारत देश छोड़ करके भाग न जाएं। इसको लेकर के सारी चीज़ सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों का अगला डायरेक्शंस रिक्वेस्ट होगा कि ये सारी चीज़ें भी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन करे कि तब तक ये भारत देश से कोई व्यक्ति हिलेगा नहीं जब तक कि यह पूरी सारी चीज़ें क्लियर न हो जाए देश की। और इनके साथ में इन सारे लोगों को जो पार्टी की गाइडलाइन है, जो इनकम टैक्स को सारी फाइलें दी गई हैं, उन फाइलों के माध्यम से यह क्लियर होता है कि कोई भी रूलिंग पार्टी हो, कोई भी पार्टी जो रजिस्टर्ड है अंडर इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन पर, वह कितना फ़ंड रिलीज कर सकती है, कितना फ़ंड वो चुनाव में यूज कर सकती है। और इतने हज़ारों करोड़ का जो पूरे भारत देश में, जो कई हज़ार करोड़ जो भारत देश में इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पेमेंट मिला है, फंडिंग मिली है, उस फंडिंग का वो पार्टियां कहां कहां यूज की हैं। तो अगली 2 प्रेयर हमारी यही होने वाली है। इसको भी मैं आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि एक तो ऑनरेबल CGI से हम लोगों का रिक्वेस्ट होगा कि इनके पासपोर्ट और वीज़ा भी सीज किया जाए, क्योंकि ये भी भाग सकते हैं। दूसरा, आपके माध्यम से मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये भारत देश की जो कोई भी पार्टी रजिस्टर्ड होती है इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन पर, उन गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली वो सारी चीज़ें फिलअप किए हैं कि नहीं किए हैं। इनकम टैक्स को उन्होंने जो फीलिंग दी है उसके आधार पर उसको मैच करके देखा जाए। और साथ में इन्होंने इतना पैसा जो आया है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू, उन्होंने कहाँ कहाँ खर्च किया है, यह भी जानने का एक बड़ा विषय पूरे भारत देश की जनता को भी यह जानने का हक है। सर, वापस SBI पर आते हैं। SBI की अपनी जिम्मेदारी को भूल चुका है। आखिर किसको बचाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, क्योंकि बार बार सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है, तब जाकर SBI एक्शन में आता है। SBI तो कुछ समय पहले तक और अभी भी थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि स्विस बैंक बना हुआ है। वो रुक रुक करके बेचारा चाहता है कि मैं फंस न जाऊं, फिर देता है, फिर सोचता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट भारी पड़ रहा है कि रूलिंग गवर्नमेंट भारी पड़ रही है। इस हिसाब से वो डर डर के काम कर रहा है, पर उससे पूरी डेटा निकलवाई जाएगी, आप चिंता मत करिए। मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, पूरे देश की जनता को पूरी डेटा मिलेंगे और प्रत्येक व्यक्ति को एक एक डेटा के बारे में पता होना आवश्यक। और जवाबदेही जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की भी है, और आप जैसे बड़े पत्रकार जो देश के लिए हैं, जो सुबह से शाम तक इन सारी चीज़ों की बेबाकी से आवाज़ उठा रहे हैं, आप सबकी भी जिम्मेदारी बखूबी आप लोग निभा रहे हैं। उसके लिए भी मैं आप सबको नमन करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं कि जो इस समय के देश की लड़ाई में आप सब लोग प्रखर होकर के लड़ रहे हैं। जी सर, एक तरफ चुनावी चंदे का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं और उसके आंकड़े जो छुपा लिए गए हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी नाराज़ दिख रहा है, ये आंकड़े सामने आ जाएंगे तो क्या लगता है कि कई बड़े चेहरे खुल जाएंगे जिनको लेकर हमेशा विपक्ष हमलावर रहता है, जिन नामों का जिक्र वो करता है, क्योंकि इस लिस्ट में वो नाम अभी भी सामने नहीं आए। तो क्या लगता है कि किन किन के नाम खुलने वाले हैं? अब आप तो आप खुद ही बोल दीजिए सारे नाम, आप हमसे क्यों बुलवाना चाहते हैं कि मैं ही पूरे नामों को बोलूं? मैंने आपके माध्यम से बोला है कि 18,000 के आसपास में जो डिटेल आई है, उसके साथ में जो बड़े कॉरपोरेट घराने हैं उनका डिटेल्स अभी तक नहीं आया है, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी चीज़ों को पूरी तरीके से बोल दिया है। लगभग यदि एक मतलब मान लीजिए कि ये कुछ चीज़ों को छुपाते हैं तो आप बच नहीं पाएंगे, ये मैं आपके माध्यम से ज़रूर बोलना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट उसकी कंप्लीट मॉनिटरिंग कर रही है। जी, ED CBI का इधर शिकंजा कसा जाता है,
एक्शन लिया जाता है, उधर ही चुनावी चंदा दे दिया जाता है। ये आपस में क्या तालमेल है कि ईडी का एक्शन होगा तो चुनावी चंदा मिल जाएगा? ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का केसेस भी देखा जा रहा है। कई केसेस में 400 करोड़ रुपए तक सीज किए गए, फ्रीज किए गए और उस संबंधित व्यक्ति को नोटिस भी किया गया, जैसा मुझे पता चला है। पर वो यदि उस व्यक्ति ने 100 करोड़ के आसपास में इलेक्टोरल बॉन्ड संबंधित रूलिंग पार्टी को दे दिया है तो उसको ईडी से बाइज्जत बरी करके बाहर कर दिया गया है। तो ये जिस तरह से स्कैम ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के चेयरमैन के थ्रू हुआ है, तो हमने आपसे बोला है कि अगली प्रेयर में हमारे रिक्वेस्ट रहेगा कि इनके ऊपर भी केस और एफआईआर होनी चाहिए। ये मैंने आपसे पहले भी बोला है और अभी भी बोल रहा हूँ कि तीनों चीज़ें अगली प्रेयर में, कि जिन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है, जिन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दे करके इतनी छोटी छोटी कंपनियों का एक ढकोसला दिखाया है, पिक्चरों में भी देख सकते हैं, इमेजेस में देख सकते हैं कि वो नॉमिनल तरीके से वो छोटी छोटी कंपनियां हैं, कहाँ से वो 100 200 करोड़ रुपए पाई हैं। ये बहुत बड़ा जानने का एक विषय है। जाहिर सी बात है किसी न किसी व्यक्ति के बैकफुट में होकर के काम किया गया है। दूसरा, ईडी सीबीआई का जो आपने बताया उसके लिए भी हम सब लोग तैयार हैं। तीसरा, जो लोगों ने फंडिंग इंडिया के बाहर से भी किया है या इंडिया में रह करके किया है, उनका पासपोर्ट, वीज़ास, उनके भी जब्ती के लिए हम लोगों की अगली रिक्वेस्ट होगी। इसी के साथ में मैं लास्टली बोलना चाहता हूँ आपसे कि जो व्यक्ति भारत देश की सरकार ने उनको इस आधार पर करके उनको बाहर किया है कि वो बैंक करप्ट हो गए या वो पैसा नहीं देने के काबिल में है या उनका लोन माफ़ कर दिया जाए, और उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू कई 100 करोड़ रुपए या हज़ारों करोड़ रुपए चंदा दिया है, तो वह भी हमारी चौथी प्रेयर के पार्ट होंगे। उनके ऊपर भी शिकंजा होना चाहिए और कोर्ट उसमें डायरेक्शन करेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। नरेंद्र मिश्रा जी से हम थोड़ी बारीकी से समझ रहे थे कि आखिर जो ये आंकड़ा सामने आया है इसमें अभी कितने पेज खुलने बाकी हैं, कितनी चीज़ें सामने आनी हैं अभी, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एसबीआई ने अभी भी कुछ आंकड़े छुपा लिए, सीरियल नंबर अभी भी सामने नहीं साझा किया, तो उसके बाद अगर तमाम जानकारी सामने आ जाती है तो ये किस लेवल का घोटाला साबित होगा। और इसके बाद राजनीतिक तौर पर जो राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है, हड़कंप मची हुई है, इस आंकड़े आने के बाद तो वो किस तरीके से रूप लेने वाला और क्या इसका चुनावी तौर पर भी कोई प्रभाव पड़ने वाला, तमाम चीज़ें हैं और इन चीज़ों का जवाब तभी मिलेगा जब सुप्रीम कोर्ट के सामने सारी जानकारी एसबीआई दे देगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त।